जय हिंद। आज हम जानेंगे सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टोनो एलडीसी एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं और इसमें कौन कौन से पोस्ट के कर्मचारी भाग ले सकते हैं और एग्जामिनेशन दे सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, उनकी सर्विस कितने साल होगी और उनका एसीआर ग्रेडिंग कितने साल का होगा, उनका रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए और उनकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या आएगा। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपको डायरेक्ट एएसआई स्टोनो एंड एचसीएम की वैकेंसी का वीडियो मैं बना रखा हूं जिसमें पूरी डिटेल्स समझाई गई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब मैं आपको सीआरपीएफ, एएसआई स्टोनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, जिससे आपको आने वाले विभागीय परीक्षा में भाग लेने में कोई कठिनाई या परेशानी का सामना न झेलना पड़े। इसलिए मैं आपको इस वीडियो की ओर ले चलता हूं और आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के कर्मचारी इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हवलदार जीडी जिन्हें एचसी जीडी बोलते हैं, हेड कांस्टेबल जीडी, उसके बाद कांस्टेबल जीडी जिन्हें हम सिपाही जीडी बोलते हैं, धोबी, नाई, वाटर कैरियर, कुक, बार्बर, मोची, टेलर, बिगुलर, ये सभी कर्मचारी इस परीक्षा के लिए, इस एग्जाम के लिए योग्य हैं। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता 12th पास, 10+2 पास होने चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब आपको बता देता हूं इनकी सर्विस कितनी होनी चाहिए एएसआई स्टोनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो इनकी सर्विस होनी चाहिए कम से कम 5 साल ट्रेनिंग को मिला करके। जैसे ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है, आज से 5 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा के योग्य माने जाएंगे और हो जाएंगे। उसके बाद में आपका क्या चाहिए? उसके बाद में आपका 5 साल का सर्विस रिकॉर्ड मांगता है, जो क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और गुड से नीचे नहीं होना चाहिए, गुड से ऊपर होना चाहिए। तब आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसे हम एसीआर ग्रेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी 5 साल की एसीआर ग्रेडिंग लगेगी, तो उसमें आप क्लीन रिकॉर्ड रहेगा, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हो। उसके साथ साथ में आप ओएसएल नहीं होने चाहिए, जिसे ओवर स्टे लीव बोलते हैं। उसके साथ साथ में एनक्यूएस नहीं होने चाहिए, जिसे नॉन क्वालिफाइंग सर्विस बोलते हैं, एनक्यूएस ये भी नहीं होने चाहिए। ये भी आपका एक कैरेक्टर पे लाल स्याही के जैसे है। उसके साथ साथ में आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। यदि इंक्वायरी हुई है तो वो पेंडिंग ना हुई हो, वो समाप्त हो गई हो और उस इंक्वायरी को हुई 5 साल से ज्यादा हो गए हो, तब आप इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। तो इनका वेतनमान, जैसे कांस्टेबल जीडी होते हैं, उनका वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपया होता है। उनका पे मैट्रिक्स लेवल 3 होता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पे मैट्रिक्स लेवल 4 होता है, जिनका बेसिक वेतन 25,500 से 81,500 होता है। उसके बाद जो एएसआई स्टोनो होते हैं, उनका बेसिक वेतन होता है 29,200 से 92,300 तक का होता है दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो हाइट और आपका चेस्ट। जो आपकी हाइट है, मेल के लिए 165 वही है और फीमेल के लिए 155 है, जैसा कि आप ओपन से देते आ रहे हैं, ओपन से आपको जानकारी है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसको देख सकते हो कि कितना उसमें हाइट। पहली बात तो जो भर्ती हो चुके हैं उनको हाइट चेस्ट की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका हाइट वेट ऑलरेडी फिट है। हाइट चेस्ट वेट बिल्कुल वो फिट है। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको मेडिकल, जो एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एएमई जिसे बोलते हैं, वो आपकी शेप 1 होनी चाहिए। यदि आपकी शेप 2 है तो आप उसके लिए योग्य नहीं है। आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा? आपको सूचना मिलेगी जब वैकेंसी रिलीज हो जाएगी, तो आपके ऑफिस या आपके यूनिट में एक लेटर आता है। लेटर में यही बोला रहता है जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो कैंडिडेट्स
इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन करेंगे उससे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ ऑफिस देगा। तो आप एक एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद में आप एनओसी का जो प्रोफार्मा रहता है उसमें आपकी फोटो लगती है, सर्विस की ग्रेडिंग लगती है, ये सब लगा करके आप ऑफिस में जमा करेंगे, वो साइन हो करके आपके पास आ जाएगा। जब वो आपके पास आ जाएगा तब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर दोगे तो आपको डिपार्टमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं मतलब रहेगा, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट को भी आपको सूचना मिलती रहेगी। उसके अलावा आप जो है एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड इंटरनेट के माध्यम से मिलता रहेगा, लेकिन इसमें 3 चांस आपको दिए जाते हैं। यदि आप 2 चांस अवेल्ड कर चुके हो, तीसरे चांस में भी फेल हो जाते हो, आप चौथी बार एग्जाम नहीं दे सकते हो। उसके अलावा इसमें गवर्नमेंट आपको फर्स्ट चांस के लिए सरकारी ड्यूटी के रूप में वहां भेजेगी। जो खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट वहन करती है सिर्फ पहले चांस के लिए। दूसरे चांस के लिए, तीसरे चांस के लिए आप अपने खुद जवाबदार होंगे कि आप कैसे जाएंगे और कहाँ रहेंगे, ये आप अपने से खुद अंडरस्टूड रहेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। उसके बाद मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूं। तो सिलेबस जो एग्जामिनेशन इसका होता है वो 200 अंकों का एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट दिए रहते हैं। उसके बाद एक पेपर होता है आपका 25 मार्क्स का, जो आपका आधे घंटे का होता है, और वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें निबंध और आपको लेटर लिखने के लिए पूछा जाता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो एलडीसी एग्जामिनेशन वाले हैं वो कैंडिडेट अगर 120 नंबर टोटल में पा जाते हैं तो उनका सिलेक्शन तो श्योर है। तो जैसे ओपन की वैकेंसी आती है उसमें आप 170 180 नंबर लाते हो तब सेलेक्ट होते हो। यहाँ पे आप 120 130 नंबर ला लोगे तो आपका चयन निश्चित है। अब आपको टाइपिंग के बारे में बता देता हूं। टाइपिंग सॉफ्टवेयर में होती है, जो सीआरपीएफ विभाग का सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपकी टाइपिंग होती है। उसके अलावा जो इंग्लिश टाइपिस्ट है वो 35 वर्ड पर मिनट के अनुसार 350 शब्द 10 मिनट में टाइप करेंगे, और उनकी 17.5 गलती, जिसे 5% बोलते हैं, उतना माफ रहेगा। अगर वो 350 शब्द टाइप कर लेते हैं और उनकी 17.5 गलती हो चुकी है तो वो फेल नहीं माने जाएंगे, वो पास हो जाएंगे। और जो हिंदी टाइपिस्ट हैं उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट, जिन्हें 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करने होंगे, और यहाँ पे इनको 15 वर्ड की छूट होती है, गलती होती है तो। और ये 5% ये भी कहलाया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ओपन का होता है उसी प्रकार से होता है। उसके बाद आपका आ जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। या तो आपको आरएमई दे दिया, री मेडिकल दे दिया, तो री मेडिकल के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।